हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो आज हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का फर्स्ट लेक्चर है और इससे पहले मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था। देखिए बेटा, कुछ बातें हैं जो आप जान लीजिए ताकि आपको टेंशन ना हो। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, ठीक है, मगर अगर मान के चलिए आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाकर क्या कीजिए, सबसे पहले सिलेबस का वीडियो देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले आप सिलेबस का वीडियो देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने डिस्कस करा है कि कौन सा चैप्टर कैसा और आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जब वो वीडियो आप देख कर आओगे बेटा, उसके बाद यहां पर आप लेक्चर नंबर 1 अटेंड करोगे, जो कि क्या होगा बेटा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का होगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब देखो बेटा, यहां पर क्या है ना, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आज से मैंने 3 साल पहले पढ़ाया था। तो उस समय क्या था, मेरा टोन उतना लाउड नहीं था, मैं बड़ा आराम आराम से पढ़ाता था। तो जब मैं इन लेक्चर्स को देखता हूं ना, जो मैंने बहुत पहले शूट करा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये काम हुआ जो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी ये लेक्चर्स बहुत पसंद आए बेटा। इसलिए जब भी डेमो लेक्चर्स की बात आती है ना, तो मैं कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, मैं यही स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देता हूं जो मैंने आज से 3 साल पहले शूट करा था। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, बेसिक जो है वो कभी बदलेगा नहीं, है ना, बेसिक हमेशा वही रहेगा। और उस समय मैंने बहुत अच्छे मन से पढ़ाया था, एक एक चीजों को ध्यान रख के पढ़ाया था। तो उन लेक्चर्स को आप देखिए। तो मैं यहां पर आपको 5 लेक्चर्स देने वाला हूं एज अ डेमो। ठीक है, तो आप 5 लेक्चर देख लो, आपको अगर अच्छा लगता है तब जाके आप ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पे महाराष्ट्र के सेक्शन में आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मुंबई यूनिवर्सिटी का देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप वहां से परचेस करके पढ़ सकते हो बेटा। देखो, बेसिक वही रहेगा, इसलिए मुझे वो लेक्चर्स अच्छे पसंद है, इसलिए मैं उन लेक्चर्स को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो आप इंजॉय कीजिए, पूरा 5 लेक्चर देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी जाके क्या करना बेटा, आप कोर्स लेना। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। पुराने लेक्चर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, क्वालिटी थोड़ी सी लो है लेकिन मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बाय। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट भोपाल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम इरफान रजा और आज अपन स्टार्ट करने वाले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इससे पहले मैंने आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। खैर, अगर वो आप नहीं भी देख रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आज से हमारा सोम स्टार्ट हो जाएगा। और अपन इसमें ऐसा पढ़ेंगे कि आपके जितने भी कॉलेजेस के जो पेपर होते हैं फ्रेंड, वो आसानी से आप क्लियर कर पाओ और आपका एक फंडामेंटल बेसिक्स बन जाए कि कल दिन आप अगर आप कंपटीशन में बैठते हो तो आपका बेसिक क्या हो, पूरी तरीके से क्लियर हो। अगर एसएससी की बात करोगे तो एसएससी में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग उतना में आपका एसएससी का काम तो हो जाएगा। लेकिन गेट के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। कंसेप्ट सब यहीं से निकलेगा, ऐसा नहीं कि गेट में कुछ बाहर से पूछता है, कंसेप्ट यहीं से निकलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो खैर कोई बात नहीं, वो आगे की बात है। अभी अपना फोकस ये है कि हमारे कॉलेज के जितने भी पेपर्स हों उसमें अपन अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए, सोम जो है वो पूरा बेसिक्स का गेम है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को सोच ही नहीं पाओगे कि मैं इसको करूं तो करूं कैसे। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखिएगा, लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िएगा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप कहीं भी नहीं फंसोगे। आप खुद रियलाइज़ करोगे नहीं मुझसे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप आसानी से बना लोगे। लेकिन वो कब हो पाएगा? वो हो पाएगा जब आपका क्या है, पूरा बेसिक्स क्लियर है। अब बोलोगे सर बेसिक्स कैसे क्लियर होगा? तो बेसिक्स आपका क्लियर होगा कैसे? अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आपका बेसिक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, देखो लिंक दिया हुआ होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ पे आसानी से पूछ पाएँ। चलिए फ्रेंड, तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे एक और नाम से बोला जाता है सोम। सोम बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, और इसका एक और नाम है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है मॉस। ये दोनों ही कभी कभी क्या होता है, किसी कॉलेज में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नाम मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका 3rd सेम का सब्जेक्ट है, मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए कॉमन है और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अपन इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं अपन मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। सो में अपन क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो आप बोलोगे कि सर ये डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है? तो मैं आपसे बोलूँगा कि ऐसा बॉडी अगर उस पर कहीं फोर्स लग रहा है
तो वो क्या कर सकते अपना शेप चेंज कर पाए। अगर कोई भी बॉडी है, आप उस पर क्या कर रहे हो, कोई फोर्स लगा रहे हो, अगर वो अपना शेप चेंज कर ले रहा है तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं, उस बॉडी को बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। देखो मैंने लिख के रखा है ना, शेप चेंज विद एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर उस पर आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, अगर वो अपना शेप चेंज कर ले तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। अब बोलोगे सर अपन इसको स्टडी क्यों करें। देखिए, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, चाहे आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप क्या करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर में चेक करेंगे कि आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, या तो मैकेनिकल इंजीनियर वाला अगर कोई मशीन बना रहा है तो क्या वो मशीन सेफ है कि नहीं है। अब पता चला आपने एक ऐसा मशीन बनाया, ऑन करने के बाद वो टूट गया, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो जो भी फोर्स जनरेट हुआ उसको क्या कर पाए, सह पाए। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो और ऐसी बिल्डिंग बना दी जो 10वें तल्ले पे जाके फिर वो गिर गया, क्योंकि आपने कैलकुलेशन किया ही नहीं ना, वो लोड ले ही नहीं पाया, इसलिए क्या हो गया, वो डिफॉर्म हो गया। तो अपन डिफरेंट पैरामीटर्स में चेक करते हैं कि कितना फोर्स हमारे बॉडी पे लग रहा है और उस बॉडी के वजह से, उस फोर्स के वजह से उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि अपन कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो अपन उसको सेफ लेके चलते हैं कि हाँ ये सेफ है और कभी भी स्प्लिट नहीं होगा। चलिए, तो आपको भी पता चल गया कि हाँ डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एक कंडीशन है डिफॉर्मेबल बॉडी का कि बॉडी डिफॉर्म कब करता है, इसका एक कंडीशन है। अब बोलोगे सर कंडीशन क्या है। देखिए, कंडीशन आप समझिएगा बहुत प्यार से कि डिफॉर्मेबल बॉडी का एक कंडीशन होता है। मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इधर 20 न्यूटन का और इधर भी 20 न्यूटन का। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो दोनों ही तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल फोर्स लगना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्स, सारे फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म करेगा। बॉडी क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा। अगर आप 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं तो आपको 20 न्यूटन का फोर्स उधर भी लगाना है, ताकि आपका बॉडी क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम एक तरफ 15 लगाएं और एक तरफ 20 लगाएं, चलिए आपके सोचने पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। अगर आप ये सोचिएगा कि आपका एक बॉडी है और आप इसको इधर 20 लगा दो और इधर लगा दो आप 15 न्यूटन का फोर्स, तो देखो आप देख रहे हो कि उधर फोर्स ज़्यादा है ना, तो ये बॉडी घसक के उधर चला जाएगा, ये बॉडी घसक कर उधर चला जाएगा। आपने रस्सी वाला गेम खेला है ना, दोनों तरफ से रस्सी खींचते हैं, तो अगर रुक गया है वो रस्सी एक जगह पे, तो मतलब क्या है कि इधर फोर्स और इधर फोर्स दोनों ही क्या है, इक्वल है। अगर एक तरफ फोर्स ज़्यादा है तो वो रस्सी वाला गेम में देखते हो ना, बच्चे सब एक तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, अगर आप बॉडी पे एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो और एक तरफ कम फोर्स लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है जिधर ज़्यादा फोर्स लगाया बॉडी उधर क्या हो जाएगा, घसक जाएगा, मतलब ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। लेकिन अपन को पूरे सोम में क्या पढ़ना है, डिफॉर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिफॉर्म। तो डिफॉर्म का कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। इस पे लगने वाला सारा फोर्स का जोड़ कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी बॉडी क्या होगा, डिफॉर्म होगा। अगर अनबैलेंस हुआ फोर्स तो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब कि वो मूव हो जाएगा माय फ्रेंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखिए बहुत टाइप के फोर्सेस होते हैं, लेकिन अपन सिर्फ अभी वही पढ़ेंगे जो आपको यूनिट फर्स्ट में काम आने वाला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अचानक से अपन ने सारे फोर्सेस पढ़ लिया, अभी यूज़ नहीं हो रहा, तो अपन अभी सिर्फ वही फोर्स पढ़ेंगे जिसका अपन को अभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यूनिट में यूज़ है। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि एक बॉडी मान लीजिए आप, ठीक है, ये आपका क्या है, एक बॉडी है। अगर इस बॉडी के सरफेस, देखिए इसको मैं 3D बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चले। मान लीजिए ये आपका एक ऐसा 3D बॉडी है, तो ये जो सरफेस है, अगर इसके परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लग रहा है ऐसा, ठीक है, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है फ्रेंड, तो उसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स का काम होता है बॉडी को डिफॉर्म करना, मतलब इसको शेप चेंज करना। इसका मेन पर्पस यही होता है कि बॉडी को क्या करें, अपन डिफॉर्म कर रहे हैं। और नॉर्मल फोर्स होता है 2 तरीके का, एक होता है आपका टेंसाइल और दूसरा आपका होता है कंप्रेसिव।
ठीक है, तो ये तो चलिए एक टाइप का फोर्स हो गया कि अपन इसमें क्या पढ़ लिया, अपन ने नॉर्मल फोर्स पढ़ लिया। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स याद रखना परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, कि अगर किसी भी सतह के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगता है, ठीक है, किसी भी सतह के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। एक और तरीके का फोर्स होता है जो अपन को यहाँ पे स्टडी करना है, वो है शियर फोर्स। ये क्या होता है, सरफेस के अलोंग लगता है। ये क्या होता है, सरफेस के अलोंग लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये ऐसे लगेगा इस सरफेस के साथ ही साथ, मतलब अलोंग, ऐसे ऐसे। तो इसका जो मेन पर्पस होता है शियर फोर्स का, वो होता है बॉडी को ब्रेक करना, मतलब कि तोड़ना। और इसका क्या होता है, डिफॉर्म करना, मतलब फैला देना या तो फिर उसको दबा देना। लेकिन जो शियर फोर्स का काम होता है वो क्या होता है, किसी भी बॉडी को तोड़ने का काम करता है। तो अगर आप कोई फोर्स ऐसा लगा रहे हैं जो किसी बॉडी को तोड़ने का काम कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं, अपन शियर फोर्स की बात कर रहे हैं। और जब किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो अगर उस समय का जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और आप एक और ध्यान रखना कि जो नॉर्मल फोर्स होता है वो शियर फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। वो शियर फोर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये तो बस मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब अपन बारी बारी बात करेंगे टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर के बारे में। ये मैंने एक ओवरऑल व्यू दिया, ठीक है, कि आप किसी भी फोर्स को कैसे पहचानेंगे। वो आप कैसे पहचानेंगे कि अगर सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है कोई फोर्स तो उसे अपन नाम देते हैं नॉर्मल फोर्स का, और सरफेस के अलोंग अगर कोई फोर्स लगता है तो उसे अपन नाम देते हैं शियर फोर्स का। तो आप इसे नोट करो, ठीक है। फिर अपन इसमें क्या करते हैं, वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब क्या करते हैं, अपन फोर्सेस को अच्छे से स्टडी करते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, टेंसाइल, कंप्रेसिव, अब अपन इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो अब यहाँ से आपका मान के चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो ध्यान आप इधर उधर मत करना। सबसे पहला क्या होता है, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और फोर्स को अपन लोड भी कहते हैं, फोर्स को अपन लोड भी कहते हैं। अगर कभी आपको मैंने लोड की बात की तो आप समझ जाएंगे ओ सर फोर्स के बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि फोर्स को अपन लोड भी कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहला कौन सा फोर्स है हमारा, टेंसाइल फोर्स। देखिए टेंसाइल फोर्स क्या होता है, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ खींच रहे हैं। पी लोड लगाकर अपन क्या कर रहे हैं, इससे बाहर की तरफ खींच रहे हैं। कि बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं बच्चों। अगर एक बॉडी है, आप उसे बाहर की तरफ खींच रहे हो, ऐसे 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 खींच रहे हो, ठीक है, तो उस फोर्स को अपन बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। है कि नहीं सिंपल, ऐसा कुछ है नहीं ना। अगर आप किसी बॉडी को बाहर की तरफ खींच रहे हो, मतलब कि पुल कर रहे हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये इसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बोलोगे सर ये साइन पॉजिटिव से अपन क्या समझें। देखिए, अगर आप एक मैथ सॉल्व कर रहे हो, तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और उसमें फोर्स दे दे 10 न्यूटन, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 10 न्यूटन पॉजिटिव है। तो अगर आप इसको और अच्छे से बोलोगे तो बोलोगे सर देखिए ये 10 न्यूटन पॉजिटिव है, और जो हमेशा पॉजिटिव फोर्स होता है वो आपका होता है टेंसाइल फोर्स। तो ये तो पहचानने का तरीका हो गया कि अगर कोई भी फोर्स पॉजिटिव में है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। तो आप ध्यान देना कि जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपका फोर्स पॉजिटिव होगा तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, टेंसाइल फोर्स है। और आप एक और बात ध्यान देना कि अगर कभी आपको बोल दे कि हाँ आपको टेंसाइल लोड के बारे में बोल दे, तो आप उसको क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव लोगे। अब इसको पहचानने का एक और तरीका है। क्या तरीका है दोस्तों, अगर कोई फिगर दिया हुआ है और उसमें फोर्स का जो एरो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, फोर्स का जो एरो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, टेंसाइल फोर्स है। देखिए बहुत ही बेसिक्स है और आपको ये पूरे सोम में कैरी करना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं, अगर कोई भी फोर्स बाहर की तरफ लगता है उससे बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, और टेंसाइल फोर्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव माय फ्रेंड। टेंसाइल फोर्स हमेशा प्लस होता है, ठीक है। पहचानने का एक और तरीका क्या है
कि अगर आपको कभी FBD दे, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम दे दे, और आप देखोगे कि जो फोर्स है, जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, ये टेंसाइल है। ठीक है, तो जब किसी बॉडी को अपन खींचते हैं तो वो कौन सा फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और उसका साइन कन्वेंशन आपका ऐसा बाहर की तरफ। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, टेंसाइल फोर्स अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कंप्रेसिव फोर्स का। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। क्या पता चल रहा होगा, कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, चलिए बॉडी से ही समझते हैं ना। देखिए, बहुत आसान है। अगर ये आपकी बॉडी है और आप इसे क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, मतलब कि पुश कर रहे हैं। अब तक खींच रहे थे, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी बॉडी को दबाते हो, मतलब कि पुश करते हो, तो उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, उस फोर्स को अपन बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स। और आप हमेशा ध्यान देना कि कंप्रेसिव फोर्स का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। कंप्रेसिव फोर्स का साइन क्या होता है, नेगेटिव। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जांपल से समझो, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें दिया हुआ है -10 न्यूटन, तो देखिए फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, -10 न्यूटन। तो ये माइनस क्यों दिया हुआ है, माइनस इसलिए दिया हुआ है कि आप समझ पाओ कि जो इसका बिहेवियर है वो क्या है, कैसा है, वो कंप्रेसिव है। उसका नेचर जो है वो कैसा है, कंप्रेसिव है। तो आप साइन से समझ जाएंगे कि हाँ, कौन सा कंप्रेसिव और कौन सा टेंसाइल। टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव और कंप्रेसिव होगा तो नेगेटिव। और आपको ये चीज़ें न्यूमेरिकल में भी ध्यान देनी है। अब ये नहीं कि आपको न्यूमेरिकल में बोल रहा है कंप्रेसिव लोड ऑफ इतना और आपने माइनस लगाया ही नहीं। अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए, आपको पता चल गया, तो आप गलती मुझे पता है कभी नहीं करोगे। ठीक है, एक और पहचानने का तरीका क्या है, अगर एरो आपस में मिले, ऐसे एरो क्या हो, आपस में मिले। देखिए, एरो जब बाहर जाता है तो टेंसाइल, और एरो जब अंदर की तरफ आता है तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, कंप्रेसिव बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये इसका एरो ध्यान देना आप, ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यार के साथ है खुशमिजाज आलम, यार के साथ है खुशमिजाज आलम। चलिए दोस्तों, तीसरा टाइप का फोर्स आपको पता है, शियर फोर्स। वो तो नॉर्मल फोर्स का टाइप था, ये आपका शियर फोर्स है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। मैंने बताया था कि शियर फोर्स जो सरफेस के अलोंग लगता है, ऐसे लगेगा जब भी लगेगा तो, किसी भी सरफेस के अलोंग। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी लग सकता है, ये ऐसे लगेगा। किसी भी सरफेस के अलोंग जब कोई फोर्स लगता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, शियर फोर्स। ठीक है, और इसका जो बेसिक जो काम होता है वो होता है बॉडी को स्प्लिट करना, मतलब कि तोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कोई भी फोर्स आपकी बॉडी को तोड़ने के लिए लगेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, शियर फोर्स बोलेंगे। अब बोलोगे सर इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो बच्चों साइन कन्वेंशन इसका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्यों, इसका साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो बोलोगे सर क्यों, देखिए मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, अपन बॉडी को ऐसे खींच के तोड़ते हैं, तो जब बाहर की तरफ खींच के तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में। अगर किसी बॉडी को अपन ऐसे, होता है ना, दबा के भी तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़े हो, अखरोट खाए हो कभी, अरे अखरोट छोड़ो, बादाम खाए हो, कैसे तोड़ते हो, दबा के तोड़ते हो ना। ठीक है, चलिए, तो उस समय क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो डिपेंड करता है कि अपन कौन सा नेचर का फोर्स इसमें दे रहे हैं तोड़ने के लिए, क्या वो टेंसाइल है, क्या वो कंप्रेसिव है। तो जब अपन देखेंगे कि बाहर की तरफ ले रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन, तो वो आप प्लस में ले लेंगे, और अंदर की तरफ तो माइनस में। तो खैर इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ध्यान देना है कि अगर शियर फोर्स की बात कर रहा है तो आप समझ जाएंगे कि इसको ये इसलिए लग रहा है क्योंकि बॉडी को क्या कर पाए, तोड़ पाए। तो आप इसे नोट करो, फिर अपन आते हैं पहले यूनिट में।
चलिए फ्रेंड, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ से सोम स्टार्ट होने वाला। अपन ने बेसिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ लिया जो आपको आगे यूज़ होने का था। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रेस और स्ट्रेन। और दोस्तों अपन क्या करेंगे, देखिए पहला और दूसरा चैप्टर को मर्ज करके पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब पहले वाले में स्ट्रेस पे क्वेश्चन है, दूसरे वाले पे स्ट्रेन पे क्वेश्चन है। तो अपन ऐसा पढ़ेंगे कि एक ही साथ हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम है स्ट्रेस और स्ट्रेन, और इसी के साथ अपन दूसरा चैप्टर भी पढ़ लेंगे जिसका नाम है इलास्टिक कांस्टेंट। तो इससे क्या होगा, 2 चैप्टर्स आपके एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। और देखो दोनों इंटर रिलेटेड है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये 2 अलग अलग चैप्टर्स क्यों हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मान के चलिए कि दोनों चैप्टर्स हमारा एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक आपका है स्ट्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको अच्छे से समझना है इसको। और वीडियो को मैं बोलूँगा अगर समझ में नहीं आए तो 2 से 3 बार देखना। सोम उतना आसान नहीं है कि आप एक बार में पढ़ो और एक बार में समझ में आ जाए। चलिए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 2-3 बार देखें। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस। वो क्या है मेरे दोस्तों, स्ट्रेस। देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फ्रेंड मानिए लीजिए कि ये आपका वही बॉडी है जो मैं बार बार ले रहा था, और हमने इस पर क्या किया, फोर्स लगाया। हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया। तो अब अपन को देखना है कि इस बॉडी में होगा क्या। अगर ये बॉडी है और हम इसे बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो आप क्या ये बोल सकते हो कि ये बॉडी डिफॉर्म तो होगा, लेकिन डिफॉर्म होने से पहले ये उस फोर्स को क्या करेगा, रोकेगा, मतलब रेजिस्ट भी करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पेन है, हमने इसको खींचा और ये फैल गया, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि डिफॉर्मेशन से पहले आता है रेजिस्टेंस, मतलब बॉडी इसे क्या करेगा, रोकेगा। तो मान के चलिए कि इधर फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए ये फोर्स इधर लगा के क्या करेगा, उसको रोकेगा, और इधर ये फोर्स लगा के इसको क्या करेगा, रोकेगा। मतलब बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ टेंडेंसी होती है कि जब भी अपन कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। और जो फोर्स उसे रेजिस्ट करता है उसे अपन नाम देते हैं फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम देते हैं दोस्त, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको समझ में आया ना कि जब भी कोई बॉडी को फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, और जो फोर्स वो रेजिस्ट करता है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए, तो अपन स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। अगर आप फोर्स ऑफ यूनिट पर यूनिट एरिया, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया कंसिडर करो तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्ट्रेस कहते हैं। मतलब कि जितना फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है अपॉन एरिया कर दोगे तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस को, इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। चलिए देखिए, पहले ही टॉपिक से आपका कंसेप्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों। बोलोगे सर क्या कंसेप्ट, देखिए मैं बताता हूँ। क्या मैं आपसे एक बात बोलूँ कि अगर ये जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है ये फोर्स के बराबर होगा। बोलोगे सर कैसे, देखिए ऐसे, हमने जितना इस पर फोर्स लगाया उतना ही तो उसने रोका। ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ फोर्स लगाया तो उसने उतना नहीं रोका। अगर हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है इस बॉडी पे, तो उस बॉडी ने 20 न्यूटन का फोर्स रेजिस्ट किया है। अगर मैं आपको 2 तमाचा मारूंगा तो आप 2 तमाचा खाओगे, मतलब मेरा मारना और आपका खाना क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर मान लीजिए कि हम इसमें 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही तो वो रोकेगा। मेहमान के घर गए हो कभी खाना खाने, हाँ, जितना मिरिंडा आप उससे दोगे वो उतना ही तो पिएगा। तो फ्रेंड यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, वो फोर्स के बराबर ही होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस को फोर्स अपॉन एरिया। आपके बुक में यही फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक तो समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये क्यों हुआ। अगर आप गेट लेवल या एसएससी लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या देगा ऑप्शन में, वहाँ पे ऑप्शन में देगा स्ट्रेस इज डिफाइन फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। और आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा फोर्स अपॉन एरिया। फटाक से गलत सटीक करके आ जाओ, क्योंकि एक्चुअल डिफिनेशन ये है। और ये इसको क्या किया गया है फ्रेंड, इससे
डिराइव किया गया है ये। तो आपको बस सिंपल सा याद रखना है। अब आप याद रखना कि स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है अगर उसको आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो उसे क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं इसकी यूनिट में कि इसका यूनिट क्या होगा। तो देखो आपको पता है ना दोस्तों कि फोर्स हमेशा किस में होता है, न्यूटन में होता है, और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो आप इसकी यूनिट सिंपल बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन कहते हैं पास्कल, जिसको अपन क्या कहते हैं, पास्कल। ठीक है, चलिए अगर आप थोड़ा इसको और अच्छे से देखें तो स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, फोर्स को डिनोट करते हैं पी से, और एरिया को डिनोट करते हैं ए से। तो ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, क्योंकि फोर्स को लोड भी कहते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे पी क्या है दोस्तों, पी है आपका फोर्स या तो लोड बोल लो, ए यहाँ पे क्या है दोस्तों, एरिया है, और सिग्मा क्या है आपका, स्ट्रेस। तो आप हमेशा ध्यान देना कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, ये आपका पहला फॉर्मूला है। आप इसको नोट करो, अगर थ्योरी में आपसे ये पूछता भी है तो आप सिर्फ इतना बताओगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, आपको स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रेस को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लो आप लोग, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। बहुत ही आसान टॉपिक है, मेन आपका स्ट्रेस था जो आप समझ चुके हैं। अब आप हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो फ्रेंड सबसे पहला जो स्ट्रेस होता है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस। वो क्या होता है दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेस होता है। देखिए मान लीजिए कि ये बॉडी है, आप इस पर लोड लगा रहे हो टेंसाइल नेचर का। आप इस पर लोड कौन सा लगा रहे हो, टेंसाइल नेचर का लोड लगा रहे हो। मतलब अगर आप किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हो उसका नेचर कैसा है, टेंसाइल, मतलब आप इसको खींच रहे हो। तो बच्चों अगर आपका जो फोर्स है वो टेंसाइल है तो इसके वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। है कि नहीं सिंपल। तो जब आपका टेंसाइल पॉजिटिव होता है तो ये स्ट्रेस भी किस में होगा, आपका पॉजिटिव होगा। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल है कि जब आपका लोड टेंसाइल बिहेवियर का होगा, मतलब आपका फोर्स टेंसाइल बिहेवियर का होगा, तब जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे अपन कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। बहुत ही सिंपल है, और ये भी क्या होता है फ्रेंड, पॉजिटिव होता है। चलिए दूसरा देखिए, अभी मैं आपको ज़्यादा थ्योरी में फंसाने नहीं चाहता हूँ, आप बस कंसेप्ट पे ध्यान दो। आपसे न्यूमेरिकल सारे बनेंगे, थ्योरी वगैरह पूछता भी नहीं है, पूछेगा भी तो 2 नंबर में, इतना ही लिख दोगे तो काम चल जाएगा आपका। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा क्या है दोस्तों, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आई होप आपको ये समझ में खुद से भी आ चुका होगा कि जब आपका लोड, मतलब कि जब आपका फोर्स कौन से बिहेवियर का हो, कंप्रेसिव हो, मतलब आप अगर किसी बॉडी को दबा रहे हो और तब जो स्ट्रेस जनरेट होता है फ्रेंड, तब इसके वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपन कंप्रेसिव स्ट्रेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कुछ भी नहीं था ना, बस ये लोड पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेस कैसा होगा। तो क्यों ना आगे बढ़ के अपन शियर के भी बारे में पढ़ ले थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा स्ट्रेस दोस्तों, शियर स्ट्रेस। तो आप इतना याद रखो कि जब आपका लोड क्या होगा, शियर होगा, मतलब आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जो शियर बिहेवियर का हो, जो क्या हो, शियर बिहेवियर का, मतलब उस बॉडी को तोड़ना चाहता है, तब जो आपका स्ट्रेस जनरेट होगा मेरे दोस्तों उसे क्या बोलेंगे अपन, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि स्ट्रेस आप कैसे डिफाइन करोगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वो डिपेंड करता है कि उसका फोर्स कैसा है, मतलब इसका लोड कैसा है। आप इसे नोट करो। चलिए फ्रेंड, स्ट्रेस अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आप हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रेन, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। चैप्टर क्या था, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आप स्ट्रेस पढ़ चुके हो। अब जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रेन। चलिए
देखिए फ्रेंड, होता क्या है स्ट्रेन, आप बॉडी से ही समझिए। फिर से बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। मान लीजिए कि ये आपका वही बॉडी है और इसकी लंबाई है L। इसकी लंबाई क्या है? L। L आपका ओरिजिनल लेंथ है। L आपका क्या है दोस्तों? ओरिजिनल लेंथ। आपने इसमें क्या किया? लोड लगाया। मान लो आपने इसमें लोड लगा दिया P, दोनों ही तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने अभी तक स्ट्रेस पढ़ा है कि जब भी आप लोड लगाते हो तो बॉडी उसे क्या करता है? रेजिस्ट करता है। एकदम सही बात है कि बॉडी उसे रोकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा मेरे दोस्तों कि जब आपका फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अब बॉडी उसको रोक नहीं सकता है। हमारा फोर्स और ज़्यादा हो गया, मतलब उसकी क्षमता से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो देखिए फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वो फोर्स को रेजिस्ट कर लिया, लेकिन हमारा फोर्स बढ़ाते गए तो अब ये बॉडी क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब अब ये रोक नहीं सकता, ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रेस के बाद जो फेज आता है किसी बॉडी में, वो क्या होता है? स्ट्रेन होता है। तो मान लीजिए हमारा लोड लगाने के बाद बॉडी रेजिस्ट किया, और रेजिस्ट करने के बाद इतना फैल गया, इतना इसमें क्या हो गया? ये चेंज इन लेंथ, डेल एल हो गया। ये क्या हो गया? डेल एल, चेंज इन लेंथ। एक मिनट में लिख लूँ, फिर इसको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड, कुछ भी नहीं है वैसा, आप बात को समझिएगा कि जब तक वो फोर्स को रोक सकता था रोका, उसके बाद क्या हुआ? बॉडी डिफॉर्म हो गया, मतलब कि फैल गया। तो कितना फैला यहाँ पे? यहाँ पे फैला डेल एल। यहाँ पे क्या फैला? डेल एल फैला, जिससे अपन क्या बोलते हैं? चेंज इन लेंथ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फैला इंक्रीज दिख रहा है, मुझे पता है कि इंक्रीज है, लेकिन अगर उसको दबाते अपन तो वो डिक्रीज भी तो होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? चेंज इन लेंथ लिखा है। ठीक है फ्रेंड, और एक मन में सवाल आएगा कि सर आपने तो सिर्फ एक तरफ दिखाया, ये तो दोनों तरफ से फैलेगा। सही बात है कि जो बॉडी है वो दोनों तरफ से फैलेगा, लेकिन हमने जो एक ही तरफ दिखाया ताकि आप समझ पाओ, दोनों तरफ का फैलाव हमने एक ही तरफ दिखाया। तो आपने क्या समझा कि जब फोर्स लगता है तो बॉडी उसको रोकता है, रोकने के बाद वो क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई? इतनी चेंज हो गई। तो आप स्ट्रेन लिख सकते हैं कि स्ट्रेन इज डिफाइन कैसे? स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, कितना चेंज हो रहा है, टू ओरिजिनल लेंथ, टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है फ्रेंड, तो लोड लगने पे जितना लेंथ का चेंज होता है और जितना ये ओरिजिनल था, उनके रेशियो को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। तो आप स्ट्रेन को ऐसे लिख लो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है फ्रेंड, इनके रेशियो को क्या बोलते हैं? अपन स्ट्रेन कहते हैं। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। चेंज इन लेंथ यहाँ पे डेल एल है, और आपका ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया? एल हो गया। तो ये आपका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है आपका स्ट्रेन, डेल एल क्या है? डेल एल है चेंज इन लेंथ, और आपका एल क्या है? चलिए, वो तो मैं लिख दिया था ना, सिर्फ स्ट्रेन बच रहा है आपका, मैंने यहाँ बेकार लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है? स्ट्रेन बच रहा है। तो एप्सिलॉन क्या होता है? आपका स्ट्रेन होता है। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया कि बॉडी जब डिफॉर्म हो जाता है तो जितनी इसकी लंबाई चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ को क्या बोलते हैं? अपन स्ट्रेन कहते हैं। तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। व्हाट इज इज यूनिट? चलिए यूनिट पे देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए इसकी लंबाई थी 1 मीटर, और आपने इसको जब चेंज किया तो ये 0.01 मीटर क्या हुआ? फैल गया। तो अगर आप इसका स्ट्रेन निकालोगे तो 0.01, क्योंकि चेंज इन लेंथ 0.01 अपन ने माना है मीटर, और ये लंबाई किस में हो जा रहा है? आपका 1 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो आप ध्यान रखना कि स्ट्रेन इज़ यूनिटलेस। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है यूनिटलेस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्लास को एंड करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा रिकॉल ले लो, बस 1 मिनट का। ठीक है, कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिकॉल ले ले हल्का सा। देखिए, अपन ने पढ़ा था फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहला फोर्स था टेंसाइल, जो कि होता था पॉजिटिव, और फिर एक था कंप्रेसिव, जो होता था नेगेटिव। ठीक है, टेंसाइल फोर्स पॉजिटिव और कंप्रेसिव फोर्स नेगेटिव। फिर हमने जब बॉडी पे फोर्स लगाया, जल्दी रिकॉल कर देता हूँ, बस 1 मिनट।
जब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया तो बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हुआ, और स्ट्रेस क्या होता था आपका लोड अपॉन एरिया, मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है फ्रेंड, और बॉडी जब तक सहा उसके बाद बॉडी डिफॉर्म हो गया, मतलब यही बॉडी इतना फैल गया, इसकी लंबाई L थी, ये थोड़ा सा हो गया डेल L चेंज इन लेंथ। तो फिर अपन ने पढ़ लिया था स्ट्रेन, जो कि क्या था डेल L अपॉन L। ये फॉर्मूला नंबर 2 और ये फॉर्मूला नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जितनी बार वीडियो को देख सकते हो देख लो, लेकिन डाउट में मत रहना, ठीक है, और एक बार में समझ में नहीं भी आता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब लेक्चर को ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।